हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ह्यूमन में फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमने क्या देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि हर मंथ जो है ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है और उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूटरस जो है वो अपने आप को क्या करता है, रेडी करता है। और उसमें बहुत सारे हार्मोन्स की बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का। लेकिन क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो उस दौरान वो जो ओवम है वो यूट्रस में आएगा, लेकिन जो यूटेराइन वॉल है जिसने अपने आप को रेडी किया था इम्प्लांटेशन के लिए, वो ब्रेकअप हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम लेयर उसकी टूट जाती है। और उसके साथ साथ जो टिश्यूज़ हैं वो ब्लड के साथ क्या होगा, बाहर आएंगे। और जो ओवम है वो भी क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो ये हमने पढ़ा था। अब आज हम उसका अगला स्टेप पढ़ेंगे, जो कि क्या है, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अगली प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, नहीं स्पर्म बन गया। उसके बाद oogenesis यानी कि ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन आप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लांट वाले चैप्टर में। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, या हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन यदि हम इसकी देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या है, मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है एग। तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट ऑकर्स विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल इन ह्यूमन। ह्यूमन में कहाँ होता है ये, विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, while in other lower vertebrates like fishes and amphibians it occurs outside the body, generally in water, and it is called external fertilization. And generally animal in which internal fertilization takes place are viviparous. Viviparous means they give birth to young ones. Okay, and animals with external fertilization are oviparous. That means they lay eggs. ठीक है, देखिए, मनुष्य में ये जो होता है निषेचन, वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। और जितने भी आंतरिक निषेचन वाले एनिमल्स होते हैं वो जनरली होते हैं विविपेरस, यानी वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है, जैसे कि फिशेस है या एम्फीबियंस है, वो होते हैं ओविपेरस, यानी कि वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। पहले वो अंडे देते हैं और फिर उनमें से यंग वन जो है वो बाहर आएगा। ओके, अब देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी साइट मतलब कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन विविपेरस मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब्स। कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में, या उसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ओके, देखिए, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल्स वेजाइना, और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इंसेमिनेशन। एंड स्पर्म्स कैसा स्ट्रक्चर है, मोबाइल स्ट्रक्चर, सो दे ट्रेवल अप in the genital tract and reach up to the ovum, but any of them fuses with the egg. ठीक है, यानी कि बहुत सारे स्पर्म जो है वो जेनिटल ट्रैक्ट में मूव करते हैं, लेकिन उनमें से पहुंचते तो है बहुत सारे, पर केवल कोई एक ही फ्यूज हो पाता है एग के साथ। तो वो हम देखेंगे। ये आपको फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया, निषेचन कैसे हो रहा है।
तो देखिए सबसे पहले कॉपुलेशन के दौरान सीमन रिलीज हो रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इंसेमिनेशन। फिर जो मोटाइल स्पर्म्स है वो स्विम क्या करते हैं, रैपिडली, बहुत तेजी से स्विम करते हैं। सर्विक्स के थ्रू वो कहाँ पर जाएंगे, यूटरस में, और उसके बाद फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला। ठीक है, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के हमने देखा था कि उसके 3 पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट तक ये पहुंचते हैं। उसके बाद इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम और स्पर्म दोनों साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे। ओके, और जब ये फ्यूज होंगे स्पर्म और ओवम, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्लियर है ये। अब इसके बाद अब देखिए क्या होता है, अब ये कैसे हो रहा है। देखिए जो स्पर्म है वो जब पहुंचते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, जो उनका एक्रोसोम वाला पार्ट है, एक्रोसोम वाला जो सबसे आगे टोपी जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का, प्रोड्यूस एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज। एक ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं हाइल्यूरोनिडेज, विच डिसॉल्व म्यूकस एंड एग मेम्ब्रेन मेकिंग पैसेज फॉर द स्पर्म्स इनटू एग। यानी ये क्या करता है, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है और पैसेज बनाता है उसके अंदर जाने के लिए। द स्पर्म एंटर्स द ओवम थ्रू द एनिमल पोल। एनिमल पोल के थ्रू ये एंटर करेगा ओवम में। द साइट इन ओवम फ्रॉम वेयर द पोलर बॉडीज आर एक्सट्रूटेड आउट। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप्स: penetration of sperm into the ovum, activation of ovum by completing the second meiotic division, and fusion of the sperm and the egg nucleus। ये 3 प्रोसेस यहाँ पर होगी। ठीक है, तो स्पर्म देखिए किसके कांटेक्ट में आते हैं, जोना पेलिसिटा ऑफ द ओवम, एंड इंड्यूसेस चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। मतलब जैसे ही एक स्पर्म इससे जुड़ा, तो यहाँ पर ओवम में क्या चेंज आते हैं कि वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। मतलब जैसे ही एक स्पर्म उससे जुड़ेगा तो दूसरे स्पर्म उसके आसपास है लेकिन वो उससे जुड़ नहीं पाते, वो अपने स्ट्रक्चर में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है मेम्ब्रेन में। देन एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सीक्रेट लाइटिक एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज हेल्प्स इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। ये उसको पेनिट्रेट करेगा और कहाँ चला जाएगा, अंदर। Then meiotic division of secondary oocyte after sperm enters plasma membrane of the ovum। यानी सेकेंडरी oocyte में meiotic division कब स्टार्ट होता है, जब स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर लेता है। फिर सेकेंड meiotic division में क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये ओवम बन जाएगा तो न्यूक्लियस ऑफ ओवम प्लस स्पर्म, तो ये बना लेंगे जाइगोट। मतलब दोनों के न्यूक्लियस मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, और इसी स्टेज पे सेक्स ऑफ बेबी डिसाइडेड, यानी इसी समय जो बच्चे का कि वो लड़का होगा या लड़की होगी वो डिसाइड होता है। और वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम कैसे उसमें जुड़ते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और उनके फ्यूजन के कारण ही क्या होगा, बच्चे का जो सेक्स है वो डिसाइड हो जाता है। तो ये क्लियर है आपको कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, 3 स्टेजेस में: पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, सेकेंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम बाय कंप्लीटिंग द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियस। अब ये देखिए फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है कि कैसे होता है। तो ये देखिए कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस है। ये सबसे पहला देखिए, ये स्पर्म का ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये उसका एक्रोसोम वाला पार्ट यानी जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर है वो। फिर उसके बाद ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या सीक्रेट हुआ, एंजाइम, तो उसने ऐसी उसकी क्या बना ली,
रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी कि पूरी जो रिएक्शन हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो इस दौरान यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, वो क्या होने लगेगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और धीरे धीरे ये जो स्पर्म है, ये देखिए यहाँ पर इतनी दूर था, यहाँ यहाँ, और धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए कहाँ चला गया है, पूरा उसके अंदर की तरफ। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे होता है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये फिर से एक डायग्राम दिया है, वेरियस स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन के अलग अलग स्टेजेस दिए। ये देखिए सबसे पहले ये तो इस स्पर्म का डायग्राम है, और ये क्या है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, फिर ये उसका जेली कोट है, फिर ये रिसेप्टर्स हैं, ये एग न्यूक्लियस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये पूरा स्पर्म है। ये देखिए इसका एक्रोसोम वाला पार्ट इससे टकराया, फिर उसके बाद इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना शुरू किया, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ आया, और ये पूरा का पूरा जो इसका न्यूक्लियस है वो अंदर आ जाएगा। ये एग का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज होके क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो ऐसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो ये तो था फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, अच्छा देखिए उससे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर इसके 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला जो सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन का वो है रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो पहला पॉइंट यहाँ लिखा है वो है रीस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी फर्टिलाइजेशन के कारण ही क्या होता है कि जो डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम है वो दोबारा से रिस्टोर हो पाते हैं, क्योंकि गैमेट्स में क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो हैप्लॉइड थे, तो फर्टिलाइजेशन से ही दोबारा से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हुए। सेकेंड जो है वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन से ही जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। और तीसरा पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ जाइगोट टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज। यानी जाइगोट में एक सीरीज चालू हो जाती है माइटोटिक डिवीजन की, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं इम्प्लांटेशन। अभी हमने फर्टिलाइजेशन देखा, अब हम देखते हैं इम्प्लांटेशन। तो देखिए इम्प्लांटेशन क्या होता है, द एम्बेडिंग और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की वॉल से अटैच होना, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। इट टेक्स प्लेस आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि सब मतलब कैसे होगा ये। सबसे पहले देखिए जो ओवरीज है उनसे क्या रिलीज होता है, ओवम। और ये देखिए ये ओवम आया, ये पूरे फैलोपियन ट्यूब है, और ये है यूटरस, ये यूटरस वाला पार्ट है। तो ये ओवम को इस फैलोपियन ने कैच किया, ये बाहर बनाए हुए हैं, एक्चुअल में ये प्रोसेस यहाँ अंदर हो रही है, लेकिन बाहर आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये सारे स्पर्म ने इसको घेरा, उनमें से एक स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये देखिए ये एग का न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर है, और इन्होंने मिलके क्या बना लिया है, ये जाइगोट। ये बनाया, ये सारी प्रोसेस यहाँ चल रही है, ये अंदर यहाँ पर ये सारी प्रोसेस चल रही है फैलोपियन ट्यूब में। हमने अभी बोला था कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जाइगोट बना। अब अभी हमने क्या बोला कि जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं। तो ये सबसे पहले 1 से 2 सेल बनाएगा, फिर 2 से 4 सेल बन गई हैं, और 4 से क्या बनी, 8 सेल। इसको हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, इस स्टेज ये जो पूरा हो रहा है इसे हमने क्या कहा, क्लीवेज कहा। और इसके बाद देखिए जब ये मतलब क्या बन गया,
फर्स्ट जो डिवीजन होता है क्लीवेज का वो होता है वर्टिकल। फिर इससे क्या होगा कि जो जाइगोट है उसमें 2 डॉटर सेल बन जाएगी जिन्हें हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। फिर सेकेंड क्लीवेज भी वर्टिकल होता है, राइट एंगल टू द फर्स्ट, फॉर्मिंग 4 सेल्स ऑफ इक्वल साइज, यहाँ भी 4 बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा अगला, तो 8 और ऐसे करके 16 सेल वाली स्टेज बन जाती है जिसे हम कहते हैं मोरूला। जब 16 सेल वाली स्टेज बन जाती है इस क्लीवेज में तो उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला। ये ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। एट दिस स्टेज एम्ब्रियो रीचेस यूटरस बिटवीन द 3rd and 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस स्टेज में जो ये एम्ब्रियो है वो इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 दिन लग रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और वो यूट्रस तक पहुंच जाता है एंड गेट अटैच टू द यूट्राइन वॉल, और यूटेराइन की वॉल से अटैच हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को कहते हैं फीटस। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं ना उनमें जोना पेल्यूसिडा जो है एग का वो इंटैक्ट रहता है, रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द क्लीवेज डिवीजन, और उसी के कारण जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है वो उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन डीएनए में होगा मार्क्ड इंक्रीज इन डीएनए। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो सारी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है धीरे धीरे, और जब ये स्टेज आई मोरूला वाली तो यहाँ पर देखिए ये यूटेराइन वॉल में यहाँ पर आके क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है। और फिर बाकी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो यहीं पर होगा, कहाँ पर, यूटरस में। ठीक है ना, बाकी पूरा का पूरा कहाँ होगा, यूटरस में ही होगा। यानी आगे जो मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है और ये जो सारी चीज़ें होंगी वो अभी हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो वो सारा का सारा यही होगा। तो ऐसे ये पूरा इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बिफोर इम्प्लांटेशन द ब्लास्टोसिस्ट इज सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा इज शेड इन द यूटेराइन कैविटी। जोना पेल्यूसिडा जो है वो यूटेराइन कैविटी में शेड हो जाती है, और जो पूरा फीटस है वो एम्बेडेड हो जाएगा यूटेराइन वॉल में। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन साइट्रोफोब्लास्ट लेयर और ट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट की जो साइट्रोफोब्लास्ट लेयर है सेंड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई into the uterine stroma to get nourishment। मतलब यहाँ पर क्या बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय, जो क्या देते हैं, नरिशमेंट। अब कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड प्लेसेंटा। यानी कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन के जो टिश्यूज हैं वो जुड़ जाएंगे और एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये क्या करता है, इस्टेब्लिश अ पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूटेरस। एम्ब्रियो और यूटेरस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिजियोकेमिकल इवेंट, यानी बहुत सारे फिजियोकेमिकल इवेंट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे ही इंसेमिनेशन होता है तो सीमन में करोड्स ऑफ स्पर्म होते हैं, करोड्स ऑफ स्पर्म, लेकिन उनमें से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्पर्म जो है वो मर जाते हैं ड्यू टू एसिडिक सिक्रीशन फ्रॉम यूटेरस वॉल। यूटेरस वॉल से जो एसिडिक सिक्रीशन होते हैं उनके कारण। फिर कुछ स्पर्म जो है उनका लॉस कैसे होगा, ड्यू टू देयर एडहेरेंस विद द वॉल ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, यानी वो वहीं पर चिपक जाएंगे, आगे नहीं आ पाते। इसके कारण केवल कुछ, यानी 100 करोड़ में से केवल 100 ऑफ स्पर्म्स जो है वो कहाँ तक पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक।
और इनकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 1.5 to 3 mm पर मिनट। अब जैसे ही ये ओविडक्ट में पहुंचते हैं तो ये ओवम को घेर लेते हैं, और जब अटैच होते हैं ये ओवम से तो क्या होता है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाता है ओवम की आउटर वॉल पे, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। और ये कैसे बनता है, एनिमल पोल से। फिर इसके बाद क्या होता है, ओवम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा जिससे कि दूसरा जो स्पर्म है वो उससे उसके कांटेक्ट में ना आ पाए। एक स्पर्म जब कांटेक्ट में आ जाता है तो दूसरा फिर नहीं आ सकता। फिर जो स्पर्म है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है एक्रोसोम से, और ये इन सारे एंजाइम को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन, और उसी के कारण एग मेम्ब्रेन के अंदर वो जा पाता है। फिर स्पर्म से एक और एंजाइम रिलीज होता है एंटी फर्टिलिजीन, विच रिएक्ट विथ फर्टिलिजीन ऑफ द ओवम एंड डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन, और इसके कारण पूरा पाथ वो बना पाता है। और उस पाथ से क्या होगा, पूरा जो स्पर्म है वो अपने न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के पास भेज पाता है। तो ऐसे पूरी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिनों के अंदर ये पूरा इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। क्लियर है ये पूरा? ये देखिए, फर्स्ट ये ओवम, ये सारे स्पर्म इससे अटैच हुए, फिर ये पूरा यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस आए, यहाँ पे जाइगोट बना, ये क्लीवेज की प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पर पहले देखिए, ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, फिर ये 16। तो ये 16 सेल वाली स्टेज को हमने क्या कहा, मोरूला, और यही मोरूला जो है यहाँ पर यूट्रस की दीवार में आके अटैच हो जाता है, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इम्प्लांटेशन। तो ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होता है इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी जैसे अभी हमने एक तो पढ़ ही लिया है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूसली, और जैसे ही वो इम्प्लांट हुआ तो उसको हमने नाम दिया है फीटस। फिर इस फीटस में क्या होगा, फीटस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, 10 weeks old dividing zygote inside the uterus is called embryo. ओके, तो और इसी ये जो पूरे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, और फिर ये जब पूरा डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो इन्फेंट। यानी बर्थ के समय हम क्या कहते हैं उसे, इन्फेंट। बर्थ से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर तक। तो जाइगोट में जो चेंज आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम से लेकर बर्थ ऑफ इन्फेंट तक, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, और यदि हम इसको प्रॉपर टर्म में बोले साइंटिफिक, तो उसे हम कहेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, प्री नेटल डेवलपमेंट। यानी कौन से स्टेजेस हो जाएंगी ये, डेवलपमेंट ऑफ फीटस टू इन्फेंट। फीटस से इन्फेंट तक का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, प्री नेटल डेवलपमेंट। तो ये पूरा क्लियर है आपको कि कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, है ना। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन। तो ये हो जाएगा पूरा। अब देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, जैसे व्हेल और एलिफेंट, इनमें स्क्रोटल सैक नहीं पाया जाता है। जो टेस्टिस है वो कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रही हूँ। व्हेल और एलिफेंट में स्क्रोटल सैक नहीं होता टेस्टिस के बाहर। टेस्टिस कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। फिर मैमल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहता है यदि इंटरकोर्स या इजैकुलेशन नहीं हो रहा है तो भी, यानी कंटिन्यू स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। ओके, तो ये फिर उसके बाद जो बैट होते हैं, इनमें भी जो टेस्टिस है
वो कहाँ रहते हैं? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। दे एनलार्ज एंड कम आउट ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। तो ये इंटरकोर्स के टाइम पे ही एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आते हैं। तो ये हो जाएगी, ये पूरा अपना हमारा टॉपिक आज का खत्म हो रहा है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू।